हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर है इसमें। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने बैंकिंग की सीरीज कंप्लीट कर ली है और उसी के एक्सटेंशन में हम मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक। दिस विल बी द टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग अंडर लेक्चर नंबर 3। ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे और अभी तक हम ये शुरू के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। एंड मैं आपको एक और बार नोटिफाई या वार्न करना चाहूंगा, अगर आपने शुरू के लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर नंबर 2 तक नहीं देखे, तो सारे लेक्चर्स देखिए, जस्ट बिकॉज ये सब लेक्चर्स कनेक्टेड हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा शुरू के 2 लेक्चर, तो आपको लेक्चर नंबर 3 भी समझ में नहीं आएगा। आपका मतलब टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू वॉच अबव 2 लेक्चर एज वेल। फाइन। सो अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ और लेक्चर नंबर 3 में मूव करते हैं, जिसमें हम यूजुअली डिस्कस करेंगे सबसे पहले बैंक रेट के बारे में। तो बैंक रेट क्या होता है? देखिए, बैंक रेट वो रेट होता था, यस यू आर लिसनिंग राइट, था। बैंक रेट वो रेट होता था जिसमें आरबीआई क्या करती थी, बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करती थी। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई बैंक्स को लोन दिया करती थी, उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है। अब एट प्रेजेंट बैंक रेट इज 6.25%। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैंक रेट था बोल रहा हूं, तो उसका क्या यूज था। देखिए, मैं आपको बताता हूं पहले क्या यूज था उसका, फिर आगे अभी हम उसका प्रेजेंट यूज जो रहेगा उसे डिस्कस करेंगे। फाइन। देखिए, अगर मान लीजिए बैंक रेट इस टाइम पे 6.25% है, मान लीजिए अभी बैंक रेट को मतलब आरबीआई यूज कर रही है जो बैंक्स रहते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए लैंड करने के लिए। ठीक है। अगर मान लीजिए बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लैंडिंग करनी है, सो उसके लिए अभी भी आरबीआई यूज कर रही है बैंक रेट, लेकिन अभी यूज नहीं करती, एग्जांपल के लिए बस बता रहा हूँ। और मान लीजिए अभी बैंक रेट 6.25% है, मतलब इकोनॉमी में काफी पैसा अवेलेबल है और लोग भी अच्छा लोन ले रहे हैं। और जब लोन ले रहे हैं तो उनके पास पैसे ज्यादा है, जब पैसे ज्यादा है तो वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो हल्का फुल्का इन्फ्लेशन भी आ रहा है मार्केट में। अब इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते इतना आ गया कि आरबीआई की रीच से बाहर होने लगा। अब आरबीआई ने सोचा कि नहीं यार, अब बैंक रेट घटाना पड़ेगा, बैंक रेट नहीं घटाएंगे तो इन्फ्लेशन नहीं घटेगा, लेकिन उसका थोड़ा डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा कि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी थोड़ी बहुत घटेगी, बट आरबीआई हैज टू मैनेज इट विद इन्फ्लेशन। ठीक है। तो मान लीजिए आरबीआई ने 6.25% से बैंक रेट बढ़ा के कर दिया 10%। ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने देखा कि पहले यहां पर अप्रोक्सीमेटली 4% का प्रॉफिट हो रहा था बैंक्स को, तो बैंक्स ने भी इंटरेस्ट रेट कम रखा था जब उस टाइम पे लोगों को लोन दे रहे थे। लेकिन अब यहां पर तो बैंक्स को 4% का लॉस होने लगा, तो अब यहां पर बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स अपना प्रॉफिट निकालेंगे जनता से। तो जो उस टाइम पे वो लोग इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 7 रुपए दे रहे थे, 7% इंटरेस्ट रेट था, अब इंटरेस्ट बढ़ा के वो लोग क्या कर देंगे, 11% कर देंगे। तो अब यहाँ पर अब मतलब जनता सोचेगी, अपन जैसे लोग सोचेंगे कि ये क्या हो गया यार, मतलब 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, 11% मिल रहा था, तो मैं लोन ही नहीं दे पाऊंगा, 11% कौन इंटरेस्ट रेट दे पाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा लोग भी सोचने लगेंगे। तो अब जैसे ही जब लोग पास मतलब अब लोग लोन लेना कम करेंगे, जब लोग लोन कम लेंगे तो अब लोग पास पैसा कम होगा, जब पैसा कम होगा तो अब वो लोग चीजें कम खरीदेंगे, जब चीजें कम खरीदेंगे तो प्रोडक्शन घटेगा, जब प्रोडक्शन घटेगा तो जीडीपी घटेगी, जब जीडीपी घटेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगी तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी घट जाएगा। सो इस तरीके से बैंक रेट काम करता था। और एक चीज याद रखिएगा, जब लोन लिया जाता है, ठीक है, जब आरबीआई किसी को भी लोन देती है, तो अगर मान लीजिए आपको 100 रुपए का लोन चाहिए तो आपको उसका 105% का एसेट गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है। मतलब कि ये, अगर आपने मुझसे 100 रुपए का लोन लिया और मैं आरबीआई हूं और आप एक पंजाब नेशनल बैंक है, तो आपको मुझे 105 रुपए गिरवी रखने पड़ेंगे। इसके बाद ही मतलब 105 रुपए का एसेट। ठीक है। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मुझे मोस्ट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखी जाती है, तो वो आपको मुझे देनी पड़ेगी। इसके बाद ही मैं आपको 100 रुपए का लोन देने वाला हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज सबसे पहले तो मैंने 5 रुपए वो इंटरेस्ट रेट निकाल लिए, और 100 रुपए का मेरा जो एसेट था वो भी तो निकलना चाहिए। ठीक है। उसी को हम बोलते हैं प्लेजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। अब याद रखिएगा, अब जब भी आरबीआई लोन देती है जितने भी बैंक्स को, उसमें जो सिक्योरिटीज रहती है वो एसएलआर की सिक्योरिटीज आपको आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 19.5% एसएलआर की सिक्योरिटी रख दी है, तो उसके बाद आप ऐसा नहीं कि बोलेंगे कि वो एसएलआर वाली सिक्योरिटी से मैच कर लो, ऐसा नहीं। 19.5% की वो एसएलआर की सिक्योरिटी अलग है, और आपको जो लोन चाहिए उसकी सिक्योरिटीज आप अलग से देंगे। ठीक है। 105% सिक्योरिटीज अलग देंगे, जब हम आपको लोन देने वाले हैं, वरना हम आपको लोन नहीं देंगे। फाइन। फिर इसके बाद सेकंड नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंड किया कि ये जो आप बैंक रेट पे लोन देते हैं, इट इज नॉट एट ऑल गुड। ठीक है। उसकी जगह आपने एक नया सिस्टम यूज करिए जिसका नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बताने के बाद। ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने अलग से 1999 में इसको टेम्परेली यूज करके देखा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है। इसके बाद बहुत अच्छे से काम की, फिर फाइनली उसने 2000 में उसे फुल फ्लेजेडली इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद जो बैंक रेट था वो डॉर्मेंट बन गया। ठीक है। बैंक रेट डॉर्मेंट बन गया, मतलब कि बैंक रेट अब खराब हो गया, क्योंकि अब जो लोन मतलब जो बैंक्स को मिल रहा था वो तो एलएएफ के अंदर मिल रहा था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर, तो बैंक रेट डॉर्मेंट हो गया। बट फिर भी अभी आरबीआई यूज कर रही है। वो क्यों यूज कर रही है? जस्ट बिकॉज आरबीआई
मतलब बैंक रेट अब डिसाइड करता है कि पेनल्टी कितनी होगी। मतलब बैंक रेट को आप फ्रैंकली कह सकते हैं कि इट इज नोन एज पेनल्टी रेट, ठीक है। नॉट फॉर्मली, जस्ट आई एम टेलिंग इट इनफॉर्मली। एग्जाम में ऐसा मत लिख देना। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि लेमन टर्म्स के लिमिट को अगर किसी को समझाना तो आप बोल सकते हैं एक्चुअली पेनल्टी रेट का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बैंक चूक गया अपना सीआरआर या एसएलआर बनाने में, तो वो बैंक रेट की पेनल्टी ही डिसाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बैंक रेट क्या चल रहा है, बैंक रेट चल रहा है 6.25%। तो अगर मान लीजिए आप सीआरआर या एसएलआर मिस कर गए, तो उस टाइम पे आपको देना पड़ेगा 6.25% अपने टोटल डिपॉजिट का, ठीक है। ये पेनल्टी रेट की तरह काम करता है। ये था हमारा बैंक रेट। अब हम आते हैं रेपो रेट के ऊपर। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सब तीनों मतलब एक तरीके से जिस्ट समझ के पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये रेपो रेट क्या होता है। अब यहाँ पर आपने देखा बैंक रेट में कि लोन देना बंद हुआ तो एक नई फैसिलिटी आई, उसके लिए सबसे पहला है रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, और सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पर कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट वाले जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है उससे कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि वहां पर लिमिट होती है 365 डेज की। अगर 365 दिनों से कम के लिए लोन लिया गया वहां पर मनी मार्केट में, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। और अगर 365 दिन से ऊपर का अगर लोन लिया गया मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लेकिन यहाँ पर अलग है। यहाँ पर अगर आरबीआई बैंक्स को लोन देती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए, यहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब होता है 90 डेज, ठीक है। और एट प्रेजेंट रेपो रेट कितना है, वो है 6%। अब रेपो रेट के मैकेनिज्म को हम दो वेज में समझ सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, उससे पहले रेपो रेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो रेपो रेट के मैकेनिज्म को हम दो वेज में समझ सकते हैं। सबसे पहला तो होता है ओवरनाइट रेपो और दूसरा होता है टर्म रेपो। देखिए, ओवरनाइट रेपो क्या होता है? ओवरनाइट रेपो मतलब अगर आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए लोन चाहिए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ओवरनाइट रेपो ले रहे हो। अगर टर्म रेपो का मतलब होता है अगर आप 7 दिन के लिए लोन, मिनिमम 7 दिन, ठीक है, फिर 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 7 के मल्टीपल में मतलब आप लोन लो, मतलब 90 दिन, 90 दिन के ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर उसे हम बोलेंगे टर्म रेपो। 90 दिन के ऊपर एक्सीड क्यों नहीं करना चाहिए? जस्ट बिकॉज कि रेपो रेट का मतलब ही होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब 90 दिन के लिए लोन ले रहे हैं, फाइन। और ओवरनाइट रेपो में आप कितना लोन ले सकते हैं ये भी फिक्स है ना। वैसे थोड़ी ना कि आप आरबीआई से बोल दो जितना भी बस खजाना पड़ा पूरा लोन मुझे दे दो, बाकी लोगों को भी लोन चाहिए ना। तो आप एनडीटीएल मैंने आपको बताया टोटल डिपॉजिट, तो आपके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट हो या एनडीटीएल है उसका 0.25% आप ओवरनाइट रेपो में, मतलब एक दिन के लिए अगर आपको लोन लेना है तो आप अपने टोटल डिपॉजिट का 0.25% लोन ले सकते हैं। लेकिन आप अगर आपको टर्म डिपॉजिट मतलब 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 7 के मल्टीपल में लोन चाहिए, तो आप टोटल डिपॉजिट या एनडीटीएल का 0.5% लोन आरबीआई से 7, 14, 21 दिन या फिर 7 के मल्टीपल में मांग सकते हैं, फाइन। और आप मिनिमम आपको कितना मांगना है, ठीक है, मिनिमम आपको 10 करोड़ मांगना है, मतलब आपके 0.25% मिनिमम 10 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और फिर इन मल्टीपल ऑफ 5 करोड़, मतलब अगर आपने 10 करोड़ मांग लिए, इसके बाद आप अपने 0.25% या 0.75% तक अलग से मतलब 5-5 करोड़ की मांग बढ़ा सकते हैं, मतलब 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फाइन। इसके बाद एक चीज और, अगर उससे पहले हम और मतलब रिवर्स रेपो रेट में जाएं, कि सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो ये रहे कि आपको इसमें जो सिक्योरिटी इशू सेम एज बैंक रेट, मतलब कि जैसा वहां पर आपको 105% सिक्योरिटीज प्लेज करनी पड़ती थी, तो यहाँ पर भी आपको 105% सिक्योरिटीज प्लेज करनी पड़ेगी और वो एसएलआर का पार्ट नहीं होना चाहिए, फाइन। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अब ये रेपो रेट काम कैसे करता है, मतलब कैसे ये लिक्विडिटी मार्केट में एडजस्ट करता है, फिर से मैं वही आपको एग्जांपल देने वाला हूं जो दे चुका हूं। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए बार बार दे रहा हूं कि आपके दिमाग में घुस जाए, आपको रट जाए, ठीक है। मेरा इंटेंशन ये रहता है कि अगर मेरी वीडियोस कोई देख रहा है तो जो मैं उसे समझा रहा हूँ सिर्फ वो सब कुछ रट जाना चाहिए, वो कुछ भी भूले ना। सिर्फ एक बार बुक रीड करे, उसकी लैंग्वेज जाए, वो आंसर लिखे और यूपीएससी क्वालिफाई करके जाए, ठीक है। दिस इज माई इंटेंशन ऑफ मेकिंग वीडियोस। अदरवाइज मेरी वीडियोस यूजलेस है, सब डिलीट करके फेंक देना अगर ये आपका काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या आपको बता रहा था कि रेपो रेट काम कैसे करता है। देखिए, रेपो रेट काम करने का सबसे कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अभी रेपो रेट जो चल रहा है एट प्रेजेंट, रेपो रेट इज एक्चुअली 6%, ठीक है। रेपो रेट एट प्रेजेंट कितना है? 6% है। और 6% है, मान लीजिए अभी इकोनॉमी 6%, तो मतलब इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा अवेलेबल है। अगर बहुत सारा पैसा अवेलेबल है तो लोगों को इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, तो लोग
लोन ज़्यादा ले रहे हैं, लोन ज़्यादा ले रहे हैं तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कार्स में, फिर घर और सब बनवा रहे हैं, तो लोग या जो बाकी फैक्ट्रीज है उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है मतलब थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब आरबीआई को यहाँ पर इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते, तो अब आरबीआई को यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को मूव करना पड़ेगा ये 6% का नंबर टू 12%। जब 12% पे नंबर हो जाएगा तो बैंक्स फील करेंगे कि हमें तो 6% का लॉस हो रहा है, 6% का लॉस हो रहा है तो बैंक सोचेंगे कि अब ये पैसा जो है मतलब जो हमारा प्रॉफिट है, जो लॉस हो रहा है, हम ये जनता है उससे वसूलेंगे। जब जनता से वसूलेंगे तो जो अभी 6% का मतलब जो मान लीजिए बैंक 7% पे लोन दे रहे थे, अब वो लोन दे देंगे 14% पे, 14% पे लोन देंगे तो बैंक अब जनता भी सोचेगी कि हम पैसे क्यों खर्च करें, मतलब जो हमें लोन ज्यादा मिल रहा है मैं तो चुका ही नहीं पाऊंगा तो क्यों मैं लोन लूँ। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी मतलब प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, जीडीपी कम होगा, जीडीपी कम होगा तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा रेपो रेट। फाइन। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रेपो रेट। अब हम मूव करते हैं कि व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। देखिए रिवर्स के आप नाम से ही समझ सकते हैं कि क्या रिवर्स का मतलब है, कि मतलब यहाँ पर आरबीआई लोन लेगी बैंक से। अब आरबीआई बैंक से लोन क्यों लेती है, उसके दो ही पर्पस हो सकते हैं। मतलब पहला पर्पस तो शायद तक आपको पता होगा कि वो शायद तक बैंक्स को मतलब गवर्नमेंट को लोन लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को लोन देना चाहेगी उसके लिए तो अलग से बहुत सारी फैसिलिटीज है, फिर भी मतलब आरबीआई लोन क्यों ले रही है तो ये तो आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना याद रखिए रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि आरबीआई जब बैंक से लोन देती है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। कि आपने यहाँ पर देखा रेपो रेट में क्या कि जो बैंक्स थे वो आरबीआई से लोन ले रहे थे, रिवर्स मतलब उसका उल्टा कर दीजिए, मतलब बैंक्स लेंगे मतलब आरबीआई लोन लेगी बैंक से, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और एट प्रेजेंट रिवर्स रेपो रेट कितना है 5.75%। आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो नंबर डिफर कर रहे हैं, रेपो रेट 6% है लेकिन रिवर्स रेपो रेट 5.75% है। क्यों? आरबीआई भी तो बैंक है ना भैया, सोचिए। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो बस मैं आपको थोड़ी देर में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में बताने वाला हूं क्यों। लेकिन एक चीज और आपने सोचा, आपने देखा कि वहां पर जो लॉन्ग टर्म बैंकिंग लोन मिल रहा था उसको हम बैंक रेट बोलते थे, समझ में भी आता कि बैंक रेट का क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम रेपो रेट क्यों रख दिया है तो वो समझ ही नहीं आ रहा, विदाउट एनी रीजन रेपो रेट रख दिया। देखिए रेपो का कुछ मतलब होता है, रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन। और भी लोग आपको मतलब बताएंगे, रीपर्चेज ऑफरिंग्स फलाना ढिंकाना बहुत होते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा रीपर्चेज ऑप्शन इसका रियल मतलब है, ठीक है। आरबीआई की वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। रीपर्चेज ऑप्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर जब बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई को तो वो लोग एक प्रोमिसरी नोट साइन करते हैं, मतलब एक प्रोमिसरी पेपर साइन करते हैं जिसमें हम पर लिखते हैं कि हम आपको ये लोन वापस कर देंगे, ठीक है, मतलब रीपर्चेज ऑप्शन। और यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट भी इसका ये मतलब है कि आरबीआई बोलती है कि हम आपको लोन वापस कर देंगे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेपो और रीपर्चेज ऑप्शन रेट। फाइन। अब हम आते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। उससे पहले एक और चीज आपके दिमाग में आई होगी कि ये जो लोन प्रोवाइड हो रहा है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट सिस्टम के अंदर, वो तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए प्रोवाइड हो रहा है। अगर बैंक्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए लोन चाहिए तो उस टाइम पे क्या होगा? देखिए उस टाइम पे जरूरत होती थी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, क्योंकि उस टाइम पे शेयर मार्केट में मतलब ये बैंक्स रजिस्टर्ड नहीं होते। 1991 से पहले की बात करो, शेयर मार्केट में लोग रजिस्टर नहीं होते थे, और फिर साथ में मनी मार्केट भी इतना एक्सपेंडेड नहीं था, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती थी। लेकिन जब से कैपिटल मार्केट एक्सपेंड कर गया उस टाइम से मतलब बैंक्स को मतलब जो लोन रहता है, ठीक है, जो बैंक्स को लोन रहता है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए भी, ठीक है। इसलिए अब ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस की मतलब जरूरत नहीं है बैंक्स को, वो लोग कैपिटल मार्केट से उठा लेते हैं, उन्हें उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस अगर किसी चीज की टेंशन है तो वो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, उसके लिए हमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी काम कैसे करती है। देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए आपको ई कुबेर वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। ई कुबेर वेबसाइट एक्चुअली में ये जो आरबीआई है उसका एक पोर्टल है, मैंने आपको बैंकिंग में बताया था, जिसमें आरबीआई अपनी एसएलआर की सिक्योर मतलब जो बाकी जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती है वो एक्चुअली ई कुबेर जो वेबसाइट है वहीं पर ही खरीदी और बेची जाती है। और इन द सेम वे जो लिक्विडिटी एडवांस फैसिलिटी का जो लोन दिया जाता है वो भी ई कुबेर वेबसाइट में दिया जाता है। और ई कुबेर वेबसाइट का तीसरा फीचर ये है कि वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है सारे के सारे बैंक्स का टू द आरबीआई। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर वो लेक्चर देखिए, आपको तभी याद आ जाएगा कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है। फाइन। अब एलएएफ की बात करते हैं। अब देखिए आरबीआई ऑनलाइन आएगी, जैसे कि हम सब फेसबुक में ऑनलाइन आती है, ठीक है। अब आरबीआई यहाँ पर आ गई हमारी ऑनलाइन। अब आरबीआई बोलेगी कि जिसको लोन चाहिए वो हमसे बोलिए, हम आपको लोन लेना प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आरबीआई क्या करेगी, उससे पहले आरबीआई चली जाएगी उन बैंक्स के पास जो लोग लोन देना चाहते हैं आरबीआई को, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट पे। और आरबीआई क्या करेगी, उन जो मान लीजिए कि एसबीआई और पीएनबी आरबीआई को बोल रहे हैं कि आज हम आपको लोन देंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे होता है,
मतलब ऐसा नहीं कि हफ्ते में होगा, महीने में होगा, डेली बेसिस पे होता है। डेली आरबीआई ऑनलाइन आएगी और सारे बैंक्स भी ऑनलाइन आएंगे इकोबेर वेबसाइट पे। तो उसमें क्या रहेगा कि सबसे पहले तो आरबीआई उन बैंक्स के पास जाती है जिनको लोन देना है, मतलब जो आरबीआई को आज लोन देना चाहते हैं। तो आरबीआई मान लीजिए पीएनबी और एसबीआई से आज के लिए लोन ले लेगी और उनको बोलेगी हम आपको 5.25% देंगे एक दिन के बाद, ठीक है। सबको मान लीजिए आज एक दिन का लोन चाहिए, तो 5.25% लोन देगी आरबीआई किसको, मतलब इंटरेस्ट रेट देगी एसबीआई और पीएनबी को। इसके बाद आरबीआई जाएगी उन बैंक्स के पास जिन्हें लोन की जरूरत है, ठीक है। अब उनके पास जाएगी और उनको बोलेगी इट इज एक्चुअली 6%, ठीक है। इट इज नॉट 6.25%, ओके, इट इज 6%, आई विल एडिट इट, कीप रिमेंबर इट, ठीक है। इट इज 6%, ठीक है। रेपो रेट 6% है। सो अब आरबीआई जाएगी, मान लीजिए अब आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन चाहिए, तो उनके पास जाएगी, बोलेगी हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन 6% पे लेंगे, ठीक है। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो बैंक्स बोलेंगे ठीक है भैया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो लेकिन मुझे लोन दे दो। अब देखिए आरबीआई यहाँ पर मीडिएटर का काम कर रही थी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। आपने यहाँ पर डिफरेंस देखा होगा नंबर में 6% और 6.25%। देखिए अब ये नंबर डिफरेंशिएट क्यों कर रहा है, बिकॉज जिसको लोन दिया जाता है उससे ज्यादा पैसे लिया जाता है। जैसे कि जो बैंक्स रहते हैं वो अपन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं, और जैसे मान लीजिए क्योंकि देखिए आरबीआई ने उन लोगों को लोन दिया होगा 7% पे, तो वो लोग अपन से 8% लेंगे, क्योंकि 1% वो लोग प्रॉफिट भी रखेंगे, वो लोग सर्विस ऑफर कर रहे हैं। इस तरीके से आरबीआई यहाँ पर सर्विस ऑफर कर रही है, तो मतलब जिनको वो लोग जिनसे मतलब जिनको उन्हें लोन देना है, ठीक है, जिसको पैसे दे रही है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वसूल करेगी, और जिनसे वो लोन ले रहे हैं उसको थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट देगी। तो यहाँ पर जो बीच में आप देख रहे हैं कि 0.75% बचा, तो ये आरबीआई का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट जाएगा आरबीआई के कंटिजेंसी फंड में, ठीक है। कंटिजेंसी फंड वो आरबीआई का फंड है जिसे आरबीआई यूज करती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के लिए, या फिर नोट्स प्रिंट करने के लिए, करेंसी प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इन सब चीजों के लिए आरबीआई यूज करती है कंटिजेंसी फंड का, और जो उसका आधा पार्ट रहता है वो जाता है गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, क्योंकि मतलब जो आरबीआई है उसे गवर्नमेंट को डिविडेंड देना पड़ता है। फाइन, तो आप समझ गए कि लिक्विडिटी एडमिशन फैसिलिटी काम कैसे करती है। जिनसे वो लोन ले रही है उससे थोड़ा कम इंटरेस्ट पे लेगी और फिर बाकी लोगों को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे देगी, और जो बीच का जो पैसा मिलेगा 0.75% बचेगा उसे वो कंटिजेंसी फंड में देके अपना काम चलेगी, और फिर वैसे ही रोज ऐसा काम चलता रहता है, और इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडमिशन फैसिलिटी फंड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आरबीआई को अपने से कुछ भी पैसा नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ वो आरबीआई है इसलिए उसने बाकी लोगों से पैसा भी निकाल लिया, यहाँ पर पैसा दे भी दिया और बीच में प्रॉफिट भी कमा लिया। तो आप समझ रहे हैं ना ये सिस्टम नरसिम्हम कमेटी ने क्यों रिकमेंड किया, क्योंकि वहां पर बैंक रेट में तो क्या हो रहा था कि वहां पर आरबीआई को अपना कंटिजेंसी फंड का पैसा लोन देना पड़ रहा था, ऊपर से क्या हो रहा था कि आरबीआई के पास उतना पैसे नहीं रहता था कि बैंक्स को दे पाए। अब यहाँ पर तो ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर बैंक्स अवेलेबल हैं, उनसे पैसा ले लो दूसरे को दे दे, और बीच में जो पैसा मिलेगा वो अपने लिए यूज करे। तो आई थिंक यू हैव गॉट इट व्हाट इज द यूज ऑफ इट। फाइनली एट द एंड वी आर स्टडिंग मार्जिनल फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए अब ये वेबसाइट बंद हो गई, ठीक है, मतलब नॉट वेबसाइट बंद हो गई, मतलब सब लोग ऑफलाइन हो गए, अब किसी को लोन चाहिए, ठीक है, मान लीजिए पीएनबी या आईसीआईसी को बैंक चाहिए, अब उन्हें बैंक कहाँ से मिलेगा, उन्हें मतलब सिर्फ 24 घंटे के लिए लोन चाहिए, ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, आरबीआई से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर लोन मांग सकते हैं। इसमें आप कितना लोन बोरो कर सकते हैं, अपने एनडीटीएल मतलब टोटल डिपॉजिट का 2.5% लोन बोरो कर सकते हैं अगर आपको 24 घंटे के लिए लोन चाहिए, ठीक है, सिर्फ 24 घंटे के लिए लोन चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। सिर्फ 24 घंटे के लिए ही ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। अगर आपको रातों रात लोन चाहिए उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है, और एट प्रेजेंट रेट इज 6.25%। आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा रेपो रेट था जिसपे आरबीआई लोन दिया करती थी बैंक्स को, वो तो 6% था, लेकिन यहाँ पर 6.25% है, बिकॉज आपको ऑन द स्पॉट सर्विस मिल रही है। तो आरबीआई थोड़ा मतलब देखिए अब आरबीआई अपनी जेब से पैसा दे रही है, मतलब वहां पर तो दूसरे बैंक का पैसा आपको ट्रांसफर करके अपना प्रॉफिट कमा के अपनी कंटिजेंसी फंड में दे सकती थी, ठीक है, रख रही थी। तो यहाँ पर अब आपको जो पैसा मिल रहा है वो आरबीआई कंटिजेंसी फंड में मिल रहा है, कंटिजेंसी फंड से मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो रेट है वो 6.25%, क्योंकि आरबीआई अपनी जेब से लगा रही तो पैसा भी ज्यादा लेगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेगी। और उसके बाद इसमें आपको सिक्योरिटीज क्या प्लेज करनी पड़ती है, 1.5% ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर आरबीआई बोलती है कि आप एसएलआर की सिक्योरिटीज रख सकते हैं, गिरवी अगर आप रखना चाहें 105% में मिला के, बिकॉज ऐसी कोई फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक तभी लेगा जब बैंक्स को एक्सट्रीम में जरूरत हो। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक कंडीशन बहुत बेकार है, इसलिए आरबीआई ने यहाँ पर थोड़ा सा अलाउ किया कि बैंक्स अपनी एसएलआर की सिक्योरिटीज रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 19.5% उनकी एसएलआर सिक्योरिटी कम हुई एक घंटे के लिए भी, तो उसके बाद आपकी पेनल्टी लगेगी। मतलब आप सब जानते होंगी कि बिकॉज 19.5% के ऊपर कोई मेंटेन करके नहीं रखेगा, तो 19.5% वाली की किसी बैंक ने 5% एसएलआर की सिक्योरिटी प्लेज कर दी, उसकी कम हो गई, तो उसको जितनी सिक्योरिटी बची है वो तो
उसका मतलब वो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, साथ ही साथ बैंक रेट के हिसाब से वो भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का ये एक लॉस भी है। ठीक है, अब एट द एंड हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रेफरेंस, इसके बाद दिस विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर। डोंट वरी, जस्ट टू गिव मी 2 to 3 मिनट्स मोर। ठीक है, देखिए रेट ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि मतलब ऐसा रेट जो डिसाइड करेगा कि मतलब ऐसा रेट जो बाकी के रेट को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। जैसे कि इस टाइम पे जो रेपो रेट है वो रेट ऑफ रेफरेंस रखता है। ठीक है, कैसे कि आपने देखा है जो बैंक रेट है वो 6.25% है, फिर एमएसएफ है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट कितना है 6.25%, और रिवर्स रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट है 5.75%। अगर देखिए, और यहाँ पर हमारा रेपो रेट कितना है वो है 6%। ठीक है, तो यहाँ पर 0.25% का डिफरेंस आता है। अगर रेपो रेट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली 0.52% के हिसाब से रिवर्स रेपो रेट भी चेंज हो जाएगा, बैंक रेट भी चेंज हो जाएगा, एमएसएफ भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास रेपो रेट क्या है 6% है। ठीक है, अगर आरबीआई ने कल डिसाइड किया कि हम रेपो रेट को 7% कर देंगे, तो अब क्या होगा, रेपो रेट हो गया हमारा 7.25%, तो ऑटोमेटिकली ये सब बढ़ जाएगा ये बढ़ जाएगा 0.25%, मतलब ये सॉरी कम हो जाएगा 1%, और ये दोनों बढ़ जाएंगे 1%। ओके, सो इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रेफरेंस। बाकी अगर समझ में नहीं आया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस इतना याद रखिएगा रेट ऑफ रेफरेंस क्या है, रेपो रेट है। ठीक है, बाकी इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट मैंने सोचा कि आ ही गया तो लिख देते हैं, थोड़ा बहुत समझ ही लेंगे। ठीक है, फाइन, सो दिस इज द एंड ऑफ क्वांटिटेटिव टूल्स। वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर क्वांटिटेटिव टूल्स, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद सम क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स के साथ स्टार्ट करेंगे, और ये पूरा लेक्चर नंबर 4 एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो आपने लेक्चर एंजॉय किया तो आप लाइक की बटन जरूर दबाएं, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स है, और मेरी बैंकिंग सीरीज देखना ना भूले। थैंक यू, नाइस डे, वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 4।